पर फिर उठे सवाल। महामना और वाजपेयी के नाम पर ऐतराज। नानक और कबीर को सामने कर साध रहे निशाना। आखिर इस सियासत के मायने क्या? जैसे ही भारत रत्न के लिए अटल जी और महामना मदन मोहन मालवीय के नाम की घोषणा हुई, पूरे देश में हर ओर खुशी का माहौल छा गया। सभी के शब्दों में स्वागत सत्कार की बात। लेकिन शायद ये तो रवायत बन चुकी है हमारे देश में कि बिना रार के कोई काम हो नहीं सकता। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने भारत रत्नों के नाम पर सवाल उठा दिए, वो भी नानक और कबीर के नाम का सहारा लेकर। भारत रत्न पर फिर उठे सवाल। महामना और वाजपेयी के नाम पर ऐतराज। नानक और कबीर को सामने कर साध रहे निशाना। आखिर इस सियासत के मायने क्या? इस सियासत के मायने हैं क्या और किस ओर राजनेता ले जाना चाहते हैं? किस तरह की राजनीति हो रही, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा स्तंभकार उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल भारत रत्न के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम की घोषणा के बाद इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने ऐतराज जता दिया है। इसलिए सवाल यह है कि आखिर क्यों इनके नाम पर ऐतराज जताया जा रहा है? राष्ट्रपति को पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित कर खुशी हो रही है। राष्ट्रपति भवन की चार दीवारी से बाहर निकलकर जैसे ही ट्विटर वाली इस चिड़िया ने ये चंद शब्द बोले, दिल्ली से लेकर काशी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्सव के कोलाहल में देश दंग हो गया। वर्षों की ख्वाहिशों के संग हो गया। खुशबू बदल गई हवाओं की, रंगत बदल गई फिजाओं की। विराट व्यक्तित्व के धनी वाजपेयी जी और महामना मालवीय के नाम लुटियन के टीलों से टकराकर देश की गली गली में गूंजने लगे। लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई शोर न हो और भारत की उर्वरा जमीन में विवाद के अंकुर न फूटे? अतीत वर्तमान को गढ़ने लगा तो कुछ लोगों के मुंह पिचक गए। इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से कुछ और दावेदार पेश किए। वाजपेयी को भारत रत्न मिलना ठीक है, लेकिन जिस शख्स की बहुत पहले मौत हो चुकी है उसे भारत रत्न देना एक गलती है। अगर मालवीय को दिया जा सकता है तो फिर टैगोर, फुले, तिलक, गोखले, विवेकानंद, अकबर, शिवाजी, गुरु नानक, कबीर, अशोक को भारत रत्न क्यों नहीं? इन महापुरुषों से पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में मदद नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि मालवीय को भारत रत्न देना संकीर्णता है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। क्या गजब की गुहार लगाई है गुहा साहब ने। कबीर और नानक के नाम का सहारा लेकर निशाना महामना पर साध दिया। इतिहासकार हैं, लेकिन वो इतिहास भूल गए। भेदभाव के भंवर में ये भाव भूल गए कि हमने नेल्सन मंडेला को सम्मानित कर गैर बराबरी की हरकत के खिलाफ खुद को खड़ा किया था। मदर टेरेसा को सम्मानित करके भी बड़ी सोच का संदेश दिया था। फिर क्यों सब कुछ भूलकर गुहा साहब ने सवाल उठा दिया? बहरहाल हलचल तो राजनीति में भी मची। भारत रत्न की घोषणा के बाद किसी ने शोर नहीं किया, लेकिन ये राजनीति होती ही ऐसी है, राह ढूंढ ही लेती है। भारत रत्न पर भी बाज नहीं आए। अब संकीर्ण सोच पर सवाल यही है कि किसकी सोच ओछी और क्यों महामना और वाजपेयी के नाम पर ऐतराज। साजिद अली, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। क्या वाकई में सियासत हो रही है या वाकई में जो गुहा ने कहा उनकी बात का मतलब है? इन सब चीजों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस वक्त रिएक्शन देख लेते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा इस राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर सवाल जो उठे हैं, और उसके बाद मदन मोहन मालवीय की पोती ने क्या कहा है। देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा है कि ऐसे बहुत से गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, तो सरकार को सिर्फ एक विचारधारा के अनुरूप भारत रत्न नहीं देना चाहिए। उन लोगों को भी संज्ञान में लेना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरा जीवन इस देश की सेवा में न्यौछावर किया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि भारत रत्न अटल जी को मिला है, मदन मोहन मालवीय जी को मिला है, अलीगढ़ के फाउंडर सर सैयद अहमद खान को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तो अपना अपना विचार है। अब आखिर जो अपोजिशन में है उन्हें कुछ कहना है तो कह रहे हैं, इसमें
इसकी क्या बात है भाई? उन्होंने ये तो है नहीं कि मोदी ने पहले कुछ कहा था, मगर हाँ उन्हें श्रद्धा है, उनकी इच्छा थी, औरों को भी था कि हाँ भी होना चाहिए, तो हो गया, ठीक है। उन्होंने जो काम किया है वो तो कहीं नहीं जाएगा ना। कहने वालों को बुरा, लगने वालों को बुरा लगेगा तो लगेगा, क्या करें फिर। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस ने स्वागत किया भारत रत्न जैसे ही घोषणा की गई, कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली वो स्वागत की मिली, लेकिन अब दबी जुबान में रामचंद्र गुहा के बाद क्यों कांग्रेस विरोध करती दिखी है? देखिए विकास जी, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है दबी जुबान में। मनीष तिवारी यही कह रहे थे। ना, मनीष तिवारी जी से भी अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने कहीं कोई विरोध नहीं किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न देकर देने का पूरा स्वागत, समर्थन, समर्पण के साथ में उनको हम बार बार वंदन भी करते हैं, नमन भी करते हैं। अटल जी का व्यक्तित्व भी विराट है, अटल जी के व्यक्तित्व के सामने, बल्कि इन दोनों आदमियों को भारत रत्न दे करके तो भारत रत्न भी सम्मानित हो रहा है। इसमें कहीं कोई बिल्कुल भी विवाद का विषय कांग्रेस की तरफ से नहीं है। और कट कॉपी पेस्ट करके या पता चला कि कोई बहुत छोटी सी कोई बड़ी प्रतिक्रिया में से छोटी प्रतिक्रिया निकाल ली जाए तो उसको मैं कुछ नहीं कहता, के अनुरूप दिया जा रहा है एक विचारधारा। देखिए ये प्रश्न तो उठेंगे, इस प्रश्न को उठने में नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन उसके साथ सरकार ये भी जवाब दे सकती है कि साहब शिक्षा के क्षेत्र में पंडित जी को दिया है, आगे हम और लोगों को भी देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रश्न उठाना, अगर प्रश्न उठाना विरोध का स्वरूप है तो विरोध के स्वरूप के सुझावों को विरोध का स्वरूप नहीं दिया जाना चाहिए। वो सुझाव हैं, उनको आप विरोध का स्वरूप मत दीजिए। कांग्रेस का स्टैंड जो कल था वही आज है और आगे भी वही रहेगा। कांग्रेस इन दोनों भारत रत्नों को देने का स्वागत करती है, समर्थन करती है, इसमें कहीं कभी कोई दो राय नहीं है। अमिताभ जी, ये कैसी कांग्रेस के अंदर स्थिति अलग अलग लेकर के, और ये इतनी राजनीति सियासत क्यों, और क्या वाकई में जो गुहा जी ने कहा है उस पर विचार इस रूप में होना चाहिए? देखिए, गुहा जी ने जो बात उठाई वो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई। वो नानक कबीर तक चले गए। तब तो ये 5000 वर्ष पुराना देश है, जो कृष्ण की द्वारिका भी मिली समुद्र के नीचे। कृष्ण से शुरू करेंगे? ये इस ढंग की कोई लॉजिकल बात कहे रामचंद्र गुहा जैसे आदमी से मुझे उम्मीद थी कुछ लॉजिकल बात कहेंगे। देखिए, भारत रत्न पे एक बहस तो बस हो सकती है। जो सवाल सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, सवाल उठाना गुनाह नहीं, सवाल उठाना गुनाह नहीं, लेकिन मौका भी देखा जाना चाहिए। ऐसे मौकों पर सवाल उठाना थोड़ा सा सेमी गुनाह हो जाता है। सर, सुझाव की बात हुई है, सुरेंद्र जी एक मिनट, सिर्फ एक लॉजिकल बात निकल कर आती है कि क्या ये देश और इस देश की संसद ये तय कर ले सर्वसम्मति से कि मृत्युपरांत भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये तय कर लीजिए, पूरा देश एक साथ होकर तय करे, कोई एक पार्टी नहीं, सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दूसरी सवाल मैं उठाता हूं, पंडित जी के समय में 16 भारत रत्न दिए गए, नेहरू जी के समय में उन्होंने सर्वसमावेशी दृष्टि का परिचय दिया क्या? नहीं ना। इंदिरा जी के समय में 11 बटे, उन्होंने सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का परिचय दिया क्या? आज मनीष तिवारी करे सर्वसमावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए, ये सवाल उठेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मौका देखिए, किसी के जन्मदिन पर मरसिया नहीं पढ़ा जाता, ये इस देश की संस्कृति है। और रामचंद्र गुहा को मैं बताऊं, बहुत योग्य व्यक्ति है, फिर भी मैं बताऊं, बाद में उत्कृष्ट सिन्हा उस पर बोलेंगे, वो उस विचार के विरुद्ध है, उनका भी स्वागत है। लेकिन मैं रामचंद्र गुहा को बताऊं, गुहा साहब आप तब कहां थे? आप तो बड़े लिखाड़ है, सब पर लिखते, हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में छपते। एक बात मुझे बताइए, 1975 में, आज मैं जिंदगी में पहली बार कागज लेके आया, क्योंकि इतने सन मुझे याद नहीं रहते, 1975 में बीबी गिरी को मिला था भारत रत्न। आइए इस देश में एक खोज करा लीजिए, बीबी गिरी जी के योगदान से कितने लोग परिचित हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, वो भी अच्छे आदमी थे, मजदूर आंदोलन के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन बीबी गिरी को दिया 1975 में, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1990 में जाके मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1954 में मिल जाना चाहिए था,
उनसे बड़ी कोई विभूति नहीं, जिसने इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का जीवन बदल कर रख दिया। जो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे थे, उनको संवैधानिक सुरक्षा जिस आदमी ने दी, उस महामानव का नाम था भीमराव अंबेडकर। 90 में बीपी सिंह जब आए तब जाके मिला अंबेडकर को। कहां सोए थे? बाबा साहब गुमनाम थे, पता नहीं था। तब गुहा कहां है? गुहा ने कभी लिखा यह सवाल? नहीं लिखा। जयप्रकाश, जिस कांग्रेस के लोग जानते होंगे, जिन्होंने लिखा पढ़ा होगा, जयप्रकाश जी को 2 बार प्रधानमंत्री पद का अवसर आया। एक बार तो नेहरू जी चाहते थे कि मेरे बाद मेरे सक्सेसर के तौर पर जयप्रकाश रहे। गांधी जी भी चाहते थे कि जयप्रकाश सक्रिय भूमिका अदा करें। 77 का योगदान जयप्रकाश जी को भूल गए। कब जाके दिया मरणोपरांत आपने? 98 में मिला जयप्रकाश को। जेपी का योगदान छोटा था, बीवी गिरी का बड़ा था, कामराज का बड़ा था। और मजे की बात देखो, विनोबा बाद में इस देश में, कामराज पहले के। कामराज पहले, आचार्य विनोबा भावे पहले, बाद में, जिनके लिए गांधी ने कहा था, मैं तो इस देश में गांधी को पैमाना मानता हूं। गांधी ने कहा था मेरे 3 उत्तराधिकारी हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहर है, मेरा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे है, और मेरा समाजवादी स्वरूप का जो है, सामाजिक क्षेत्र का जो मेरा काम है, उसका उत्तराधिकारी जयप्रकाश है। उन विनोबा भावे को आपको कामराज के बाद समझ आए, 7 साल बाद कामराज के। ऐसे हजारों विसंगतियां भरी पड़ी हैं इन 45-46 लोगों की लिस्ट में। इसके पोस्टमार्टम में मत पढ़िए चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, ये मत करिए। ये हिंदुस्तान की रवायत के खिलाफ है। इसलिए मैं बात आज लेके बैठा कागज। और महामना का मामला, आइए एक एक्सेल शीट बना लीजिए, जितने विद्वान हैं देश में। चौरा चोरी के कांड में 151 लोगों को फांसी के फंदे से बचाया जिस आदमी ने, उसका नाम मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस, आज की कांग्रेस नहीं जो अकबर रोड से चलती, मनीष तिवारी जो चलाते हैं, वो कांग्रेस जो भारत की राष्ट्रीय मंच था भारत का, उसका 4 बार सभापति रहा हुआ। देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। वो आदमी जिसको वाइसराय स्तर की उपाधि देना चाहते थे, लेकिन उसने ठुकरा दी वो उपाधि। वो आदमी, जिस आदमी ने एक नजीर खड़ी कर दी कि इतना बड़ा शैक्षणिक संस्थान भी सार्वजनिक उपायों से पैसा जुटा के बिना सरकारी मदद के खड़ा किया जा सकता है। छोटा योगदान है क्या मदन मोहन मालवीय का? और एक बात शायद लोगों ने नोटिस नहीं की, सुरेंद्र भाई, ये महत्वपूर्ण बात है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, ये चंद्रमोहन जी आप भी सुनो, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हरिजनों के प्रवेश का आंदोलन मदन मोहन मालवीय ने चलाया था। आपको पता है? अंबेडकर के बाद का योगदान मैं मानता हूं ये, मंदिरों में प्रवेश के लिए हरिजनों के लिए आंदोलन करना, और वो भी मदन मोहन मालवीय जैसे आदमी के द्वारा। उसका एक अर्थ हुआ। आज दुनिया भर के लोग कह रहे हैं गंगा नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान संकट में आ जाएगा। मैं बता दूं, लोगों की स्मृतियां साफ कर दूं, मदन मोहन मालवीय ने उस दौर में गंगा महासभा बनाई थी, क्योंकि उनको दिख रहा था कि गंगा आगे चल के संकट में फंसेगी, इसलिए गंगा पुत्रों की एक फौज होनी चाहिए। यह पर्यावरण के लिए छोटा योगदान था क्या? आज उन पर बहस हो रही है। दबी छुपी जुबान से जो सीधे नहीं कह पा रहे, वो इशारों में कंकड़ फेंक रहे हैं, छुप के कंकड़ फेंक रहे हैं। ये मत करिए, ये भारत की परंपरा के खिलाफ है। उत्कर्ष जी, क्यों ऐसे सवाल रामचंद्र गुहा की तरफ से उठाए गए और नानक, कबीर, सम्राट अशोक तक पहुंच गए? देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं पहले कि ये मैं अमिताभ भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये वक्त किसी पर्सनालिटी को कंडेम करने का नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ना महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व को कोई चुनौती दी जा सकती है, ना अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को, और ना ही अब तक जो भारत रत्न से सम्मानित लोग हुए हैं उनमें से किसी का व्यक्तित्व कम है। समस्या क्या होती है कि जब राजनीतिक लोग इसको अपने चश्मे से देखने लगते हैं और उसके बाद आते हैं। जहां तक रामचंद्र गुहा जी का सवाल है, मैं वो तर्क उनका है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि देखिए, ये देश जो है
वो इतने महापुरुषों का देश है, इतने महामानवों का देश है कि आप गिनती करेंगे, गिनतियां कम पड़ जाएंगी और व्यक्तित्व की विराटता उसमें समा नहीं पाएगी। अब सवाल यह है कि होता क्या है, जब एक किसी का नाम आएगा तो 5 दूसरे नाम खड़े होंगे कि इनको क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं। वजह यह है कि आज पहले के दौर में ज्यादा जनता ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रही है, वो चाहती है कि वो लॉजिक बताएं। ये जो विवाद खड़ा हो रहा है ये अप्रासंगिक विवाद है, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं। बावजूद उसके ये खड़ा सिर्फ 2 संकेतों के ऊपर हो रहा है। एक तो ये कि बनारस, इसमें महामना जी की कोई गलती नहीं थी। महामना जी ने बनारस को कर्मभूमि बनाया और बेहतर काम किया, अद्भुत योगदान दिया देश के लिए। लेकिन कहीं ये लगने लगता है, जब राजनीति लगने लगती है तो एक समस्या खड़ी होती है, दूसरे दलों के लोगों की टिप्पणियां इस वजह से ज्यादा हो रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है आखिर में कि इस देश में, जैसा कि अमिताभ जी भी पहले कह रहे थे, कि एक मानदंड तो बनाया है जाएगा। भारत रत्न ऐसा नहीं है कि 100 लोगों को दे दिया जाए, अचानक 2 लोगों को दिया जाता है, यह भी अपवाद है। अब एक ऐसा जरूर व्यवस्था बननी चाहिए कि भारत रत्न के लिए कोई एक प्रक्रिया हो जो लोकतांत्रिक ढंग से एक ट्रांसपेरेंसी। एक मिनट जी उत्कर्ष बाबू, जब जवाहरलाल जी ने पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न दिया तो किसी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया कि पंडित जी इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टंडन की जरूरत है चुनावी राजनीति में। बिल्कुल सही, ये नहीं कहा हमने। आपकी बात बिल्कुल ये थोड़ी बात होती, जरूरत होती भी तो भी छोड़ दिया जाने। तब की राजनीति की गिरावट वो नहीं थी सर जो आज है। उत्कर्ष ना, एक मिनट, मैं तथ्य के अलावा कोई बातें नहीं करूंगा। इसीलिए आज जिंदगी में पहली बार कागज लेके आया, अपना नियम तोड़ा बहस करने के लिए आप लोगों से। इस देश में 19 फिर चंद्रमोहन जी के पास आऊंगा, चंद्रमोहन जी थोड़ा धैर्य रखिएगा। 1953 में वल्लभ भाई नहीं रहे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, विकास देखना जरा चेक करना। 53 में शायद नहीं रहे वल्लभ भाई। वल्लभ भाई अपने जीवन का सर्वोत्तम काम, भारत के इतिहास का उत्कृष्टतम काम कर गए अपने जीवन काल में। वही उनको अनंत काल तक प्रेरणा पुंज बना के भारत में रखेगा। भारत राष्ट्र राज्य को एकजुट करने का काम, भारत के लोकतांत्रिक मिजाज का डीएनए तैयार किया जवाहरलाल नेहरू ने, और भारत के शरीर को पुष्ट किया वल्लभ भाई पटेल ने। ये योगदान बिल्कुल अविवादित है। इसके बाद 53 में मर गए पटेल, सारा काम कर गए। निजाम हैदराबाद से लेकर निजाम जूनागढ़ तक, बरेली के नवाब से लेकर बाराबंकी के सुल्तान तक सबको नाथ के हिंदुस्तान के संविधान के अंदर खड़ा कर गए। 54 में आपने बांटना शुरू किया भारत रत्न। 54 में पटेल नहीं ये स्मरण थे, मरे हुए साल भरी तो हुआ था। क्यों स्मरण नहीं थे? उस वक्त उनसे बड़ा योगदान था क्या किसी का? भारत खंड खंड हो जाता, खंड खंड हो जाता। आज जो भारत है वो भारत नहीं होता। इस बात पर सारे इतिहासकार एक मत है कि पटेल ने ये काम किया। पटेल आपको कब याद आए? राम 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 भजो, राम भजो, राम भजो। 1991 में 91 में पटेल याद आए। बोले कौन पटेल? अरे बोले ले आओ यार, उसको भी दे दो, बवाल होगा। ये मूंगफली बांट रहे हो क्या मुट्ठी भर भर के? इस बात को कोई पचाएगा कि वल्लभ भाई पटेल इस मुल्क को 1991 में याद आए? और किनके साथ याद आए? मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, सबका सम्मान। राजीव जी के साथ याद आए वल्लभ भाई पटेल। ये बात क्या देश को पच जाएगी? राजीव जी को भी मिलना चाहिए, मिले, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो और लोग हैं उनको भी मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वल्लभ भाई पटेल उनके साथ पुरस्कार घोषित हो? और उत्कर्ष जी, आपने कुछ बड़ी एकेडमिक किस्म की बातें कही। एक बात मैं कहूंगा, मैं पहला शख्स था जिसने, जब सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार मिला, भारत रत्न मिला, सम्मान मिला, तो मैंने कहा था कि सचिन जी को चाहिए अब कोको कोला बेचना बंद कर दें। बिल्कुल, क्रिकेट खेले, हम उनको सम्मान देंगे, लेकिन कोको कोला और इन्वर्टर नहीं बेचो, जेपी सीमेंट मत बेचो। और अगर जेपी सीमेंट और कोको कोला और क्या होता है वो पेप्सी और ठंडा गरम, ये बेचने वालों को भारत रत्न मिलेगा, तो फिर ये भारत रत्न पटेल, विनोबा भावे और मदन मोहन मालवीय का अपमान हो जाएगा। ये मैंने कहा था।
आपने दे दिया, क्यों दे दिया सबको पता है। छोड़ दीजिए उस बहस को, नहीं तो ध्यानचंद को मिल जाता तो शायद विवाद ही नहीं होता, क्योंकि ध्यानचंद तो अब कोको कोला बेचने आ नहीं सकते। एक अच्छी परंपरा होती। खैर चंद्रमोहन जी, ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्या हम शुभ अवसरों पर बिना इशारों में या सीधे लाठी चलाए नहीं रह सकते? देखिए, मुझे तो और बाकी लोगों से भी बात हुई है तो सब लोगों को रामचंद्र गुहा जी की बुद्धि पर तरस आ रहा है, क्योंकि ये महामाना के बारे में सवाल खड़ा करना और एक सीरीज में नामों के साथ में जोड़ना, ये तो उनके कृतित्व को, जो अमिताभ जी अभी आप बता रहे थे, पूरा देश जानता है, उन पर सवाल खड़ा करना है। और ये जो मेरे साथ उत्कर्ष जी आए हुए हैं, ये भी एकेडमिक, जो आपने कहा एकेडमिक शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। यह अपमानजनक है कि अब नरेंद्र भाई मोदी क्योंकि बनारस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका जवाब आपने अमिताभ जी दे दिया है। लेकिन मेरा विनम्रता पूर्वक आप शब्दों की बाजीगरी की है, आपने शब्दों की बाजीगरी की है, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं अपनी बारी पे इनको। जी 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 जी। लेकिन ये शब्दों की बाजीगरी, और जो ऐसे इतिहासकार हैं, ऐसे इतिहास का भारत में अब कोई स्थान नहीं रहेगा, ये अप्रासंगिक हो गए। आप बताओ, मदन मोहन मालवीय जी को नमन करना, उनको प्रणाम करना, यह गुनाह हो गया है? कितना उनके बारे में पढ़ो, कितना विराट व्यक्तित्व है, कोई एक विशेषता नहीं है। मैं भी नहीं सवाल उठाना चाहता जिन जिन लोगों को भारत रत्न मिला है उनके ऊपर, लेकिन उनके जीवन की कोई एक विशेषता है, दो विशेषता है, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की पूरी ख्याति है। आप देखो, गंगा के लिए वो काम करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करते हैं। का जो मूल सवाल है, उनको महामना के व्यक्तित्व को लेकर के उन्होंने सवाल नहीं उठाया। उनका जो मूल सवाल है कि ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं। क्यों है विकास जी, सवाल उन्होंने ये भी कहा कि मरणोपरांत क्यों दिया जाए, क्योंकि सवाल उठेंगे चारों तरफ से। उनका बुनियादी सवाल ये था। कहीं चारों ओर से सवाल नहीं उठ रहे हैं। उन्होंने यहीं तक सीमित रहते तो इतिहासकार लगते। वो इतिहासकार की पायदान से च्युत हो गए। जैसे उन्होंने नीचे ये लिखा कि बनारस, जैसे उन्होंने बनारस लिखा, वैसे ही रामचंद्र गुहा ने अपनी सारी गरिमा खो दी। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला, तब भी आपत्ति क्यों नहीं हुई? कैसी बात करेंगे? मुरारजी भाई को दिया इस देश ने, तब गुजरात से कोई रिश्ता था क्या किसी का? नहीं ना। और मोटी बातें अंबेडकर, जयप्रकाश, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हम लोगों की उम्र में जाके ध्यान क्यों आए? हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं। सारा काम पारदर्शिता से हुआ तो फिर इनकी याद अब क्यों आई? 98 में जाके लोकनायक जयप्रकाश को मिला, और कांग्रेस के लोग कह रहे कि सर्वसमावेशी होना चाहिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने जितने भी भारत रत्न संस्कृत किए, उनमें एक भी बता दीजिए उनकी पार्टी के अलावा का हो, या तो नॉन पॉलिटिकल आदमी या पार्टी का आदमी। बीबी गिरी, कामराज, जितने भी लोग हैं, जाकिर हुसैन, सब। आपने इसको फैमिली अफेयर बनाया। और इस देश में केसी जैन आगे भी उनके पास जाएंगे। एक बात और भी बहस के लिए होनी चाहिए, यह भी तय हो जाए आज, उत्कर्ष सिन्हा जी, कि क्या कोई प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में जिसकी अध्यक्षता करे अपना नाम फॉरवर्ड कर सकता है? क्योंकि प्रथम दृष्टया यह लोकलाज के खिलाफ लगता है। यह भी देश में तय होना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि कल को किसी प्रधानमंत्री का फिर मन करे कि यार मैं ही ले लूं भारत रत्न, तो उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। 30 सेकंड लगेंगे भारत रत्न लेने में, 30 सेकंड। राष्ट्रपति तो बाध्य है देने के लिए। जैन साहब, क्या यह समय नहीं आ गया कि अब यह भी प्रतिबंध लग जाए कि प्रधानमंत्री अपने नाम की सिफारिश नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। और भारत रत्न के लिए अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन भविष्य के लिए ऐसा तय होना चाहिए कि किन आधारों पर और किन उपलब्धियों के आधारों पर, उसमें क्या नियम कानून हो, उसके आधार पर भारत रत्न दिया जाए। अगर इस टाइप का एक चीज तय हो जाए तो ये जो हर बार विवाद कहीं ना कहीं उठता है भारत रत्न का, कि भारत रत्न इनको नहीं देना चाहिए, इनको देना चाहिए,
और उस लेवल में 50 नाम उभर करके आते हैं कि ऐसे 50 लोग हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं दिया गया, एक पार्टिकुलर इसी व्यक्ति को क्यों दिया गया। इसमें राजनीति हो रही है, पार्टी के लोगों ने अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए उसको भारत रत्न दिया, जबकि भारत रत्न एक सर्वोच्च सम्मान है। इसमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि किसको देना चाहिए। लेकिन पार्टियां अक्सर ये करती आई हैं कि वो अपने चहेतों को भारत रत्न देती रही हैं। तो अगर इस तरीके की एक आधार बन जाए कि किस आधार पे भारत रत्न दिया जाए तो ये समस्या भविष्य में उभर करके नहीं आएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या वाकई में प्रधानमंत्री रहते हुए ये परंपरा नहीं बदली जानी चाहिए कि खुद भारत रत्न उन्हें मिले? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आपको याद होगा, और अटल बिहारी वाजपेयी ने मना कर दिया था। उनके साथियों ने कहा था कि विदेश दौरे पे जाएंगे तब हम कम से कम कदम बढ़ा देंगे, तब भी वो गुस्सा हो गए। ये परंपरा कैसी? देखिए विकास जी, कुछ बातों पर बड़ा स्पष्ट है, अमिताभ जी से भी सहमत हूं और कुछ बातों पर मैं उत्कर्ष जी से भी सहमत हूं। सच्चाई ये है कि इस वक्त का ये बहुत उचित समय है कि जहां पर पारदर्शी नियम और कानून जो अलिखित रूप से आज की डेट में हम लोग मॉरल वैल्यूज के साथ मानते थे, अगर उससे हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम लोग आए, बैठे संसद में और एक बड़ा पारदर्शी नियम बना दें और पारदर्शी कानून बना दें और वो कानून संसद पास करे और उसके अनुसार जिस तरीके से भी हो कि आपको भारत रत्न मरणोपरांत देने हैं, जीवन में देने हैं, आजादी से पहले के लोगों को किस हिसाब से देने हैं। सच्चाई यह है कि इन सब लोगों को भारत रत्न देकर के भारत रत्न सम्मानित होता है। भारत रत्न देकर के ये लोग सम्मानित नहीं होते। कोई महामना जी, कोई बहुत बड़ा सम्मान महामना जी को नहीं मिला, भारत रत्न को सम्मान मिला है महामना साहब को भारत रत्न देकर के। उसी प्रकार से कि जितने लोग आजादी से पहले के हैं उन लोगों को एक साथ कैसे करना है, क्या करना है, संसद इस पर बैठ के सोचे। अमिताभ जी जैसे लोग हैं, उत्कर्ष जी जैसे लोग हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन जी जैसे लोग हैं। सच्चाई यह है कि जब हमारे देश में इस तरीके के तमाम लोग होंगे, तमाम जगह पे बातें आएंगी, ये निश्चित तौर पर समय पर बात नहीं क्या नाम इस समय पर बात नहीं उठनी चाहिए, ये भी अपने आप में सच है। लेकिन अगर इस समय पर बात नहीं उठती है तो फिर किस समय बात उठेगी? मसले सिर्फ और सिर्फ ये हो जाते हैं जाकर के कि अगर पारदर्शी नियम होगा, पारदर्शी पूरी तरीके से होगा तो जो भी संसद कानून बनाए उसका पालन सब लोग करें। ठीक है सुरेंद्र, सरकार होती है। ठीक है, आपकी बात आई। उत्कर्ष जी, बनारस की बात आई, रामचंद्र गुहा ने भी कही और बाकी गुहा जी के स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि बनारस। एक ज्ञानवर्धन और करूं उत्तर प्रदेश के अपने मित्रों का। उत्तर प्रदेश में 2 ही जिलों ने भारत रत्न जने हैं, 5 जने या 4 या 5 जने बनारस ने मालवीय जी को मिला के, और 3 जने इलाहाबाद में, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी। ठीक, अब फर्रुखाबाद वाले खड़े हो जाएं, गाजीपुर वाले खड़े हो जाएं, बलिया वाले खड़े हो जाएं, मुरादाबाद वाले खड़े हो जाएं, मेरठ वाले लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी खड़े हो जाएं, बोले जी गन्ना मिल वाले को नहीं दिया। इस बात का कोई मतलब है? ये 4 बनारस को कैसे मिल गए? तब तो मोदी नहीं थे ना। 4 गुहा से पूछिए और गुहा जवाब दे इस मुल्क को। ना समझी की बात फैलाने वाले लोग जवाब दे। वो कटघरे में खड़े हैं वो लोग। काशी को 4 भारत रत्न कैसे मिल गए? उसमें किसकी साजिश थी? इसमें तो हमने मान लिया नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। गुहा जी ने बड़ा भारी दिव्य ज्ञान बताया देश को। किसी को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र काशी है। ये 4 कैसे आए? ये सहारनपुर से क्यों नहीं आए? बताइए, इटावा से क्यों नहीं आए? मैनपुरी से क्यों नहीं आए? गाजीपुर से क्यों नहीं आए? पटरौना से क्यों नहीं आए? कुशीनगर से क्यों नहीं आए? इसमें किसकी साजिश है? ढूंढो और ढूंढ के देश को बताओ, नहीं तो माफी मांगे। निरर्थक प्रलाप करने वाले लोग को माफी मांगनी चाहिए। काशी में जो जितने महान लोग पैदा हुए उतने कहीं और हुए नहीं। बिस्मिल्लाह खां को क्यों दिया गया भाई काशी से? किसी को चुनाव लड़ना था क्या? शास्त्री जी कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं। और आजकल वो चिड़िया वाला बटन आ गया तो कोई भी आदमी कुछ भी लिख के आकाश में उछाल रहा है। उत्कर्ष जी, आपको इसका कोई उत्तर समझ आ रहा है क्या कि काशी को जो 4 पहले मिले
गुहा साहब की थ्योरी पर उनका क्या उत्तर होगा? सर मैं आपको बताऊं जी, एक तो पहले चंद्रमोहन जी को स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये बात नहीं कही थी कि बनारस का, मैंने कहा कि इस नाम पर विवाद किया जा रहा है और वो रामचंद्र गुहा की टिप्पणी में शामिल। मेरा तो सवाल बड़ा सीधा, चंद्रमोहन जी क्या करें? मेरा सवाल ये है, बनारस को 4 भारत रत्न पहले भी मिले, जब मोदी जी का बनारस से कोई लेना देना नहीं था, वो किसकी साजिश? बिल्कुल सही बात, वो किसकी साजिश थी? ये मैं सर जो आप अब तो एक ही बात बचती भैया, अब ये बोल दे कोई ट्विटर पर कि जरूर ये बाबा भोलेनाथ की साजिश है, काशी विश्वनाथ। देखिए बोल सकते हैं, महान लोग हैं जी। उत्कर्ष, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की राजनीति का स्तर हो गया है उसमें इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी अमिताभ सर ने बताया, गुहा जी राजनीतिक बातें कर रहे हैं। रामचंद्र गुहा की इस बात में राजनीति है, ठीक है, राजनीति, और वहीं से राजनीतिक लोगों को स्वर मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो एक इतिहासकार की जिम्मेदारी ये नहीं है, नहीं इतिहासकार के तौर पर लोकसभा क्षेत्र किसका है ये उनका विषय नहीं था, ये तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मसला था, गुहा की जिम्मेदारी नहीं थी, कतई नहीं थी। और दूसरी बात जो अमिताभ सर ने कही कि, और उससे मैं इस बात को जोड़ के कह रहा हूं, उस बात का समर्थन करते हुए कि जो राजनीति जिस तरीके से छोटे ऐसे एंगल निकाल रहे हैं, कतई पहला काम करने की जरूरत है कि वो कैबिनेट के तौर पर जो बात व्यंग में कही गई थी उसको तत्काल कर देने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल और, मैं चंद्रमोहन जी, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक सवाल और उछाला, अब पर्देदारी से काम नहीं चलेगा, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा फोड़े का, अब छुपाने से काम चलेगा नहीं भैया। सुरेंद्र जी, कुछ उत्साही लोगों ने लिखा कि दोनों ब्राह्मण, हाँ लिखा है, मैं उत्तर दूंगा इसका। हिंदुस्तान की लिस्ट देखिए भारत रत्नों की, ऐसे ये जानबूझ के नहीं बनी, ये भी जान लीजिए, इसमें नेहरू से लेके और मोदी तक किसी ने की कोई साजिश नहीं, ये हिंदुस्तान का मिजाज है, यहां के रक्त में सद्भाव है, सर्वसमावेशी रक्त है भारत का, इसलिए इसमें ईसाई भी है, इसमें मुसलमान भी हैं आधा दर्जन, इसमें हर बिरादरी का आदमी है, पूरब भी है, पश्चिम भी है, दक्षिण भी है, उत्तर भी है। क्या जवाब दीजिएगा? हम नेल्सन मंडेला को दे सकते हैं। एक सेकंड सुन भाई, इस एब्सर्ड बात को मेरे ख्याल से न करें। जिन लोगों ने टिप्पणियां की हैं वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, उनकी बात को तो मेरे ख्याल से यहाँ रखना भी नहीं चाहिए। एक सेकंड भाई, हमने नेल्सन मंडेला साहब को जब सम्मानित किया तो वो किसकी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भी किया, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बढ़ा रहे थे? उनका तो कोई वोट ही नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं। मदर टेरेसा किसके चुनाव में भाग ले रही थी? चंद्रमोहन जी, ये भारत का मिजाज है कि सबको साथ लेके चलने का, तब ये सवाल क्यों? अमिताभ जी, मेरा तो एक आग्रह है आपके माध्यम से सब जगह जाए कि जो रामचंद्र गुहा जी ने जो सवाल उठाया है, इस पर या तो रामचंद्र गुहा जी माफी मांगे या उनकी भर्त्सना की जाए, उनकी निंदा की जाए, क्योंकि ये देश, जब से मैंने देखा है, कल से जब से ये चर्चा शुरू हुई है, देश के लोगों में, देशवासियों में मदन मालवीय जी के प्रति अपार श्रद्धा है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी टिप्पणी करके पता नहीं किस चीज को आमंत्रित करना चाह रहे हैं। मुझे बड़ा चिंता हो रही है। बिल्कुल जी, उनका आमंत्रण है, ऐसा लग रहा है वो कोई आमंत्रण देना चाह रहे हैं, किसी को प्रोवोक करना चाह रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कह रहे हैं कि ऐसी बातों को कि किस कम्युनिटी से कैसे मिला है, ये वाकई में ऐसी कोशिश होगी कि हम कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ जी एक मिनट, ऐसे राजनीतिक लोगों को इस तरह की बात करनी चाहिए। विकास जी, ब्रेक लेंगे जल्दी। विकास जी, एक मैंने भी कोई अध्ययन पढ़ा, कोई अध्ययन रिपोर्ट पढ़ी थी जी, ये कोई कहने की बात नहीं है जाति आधार पर, लेकिन जो श्रेष्ठता है, परंपरा की श्रेष्ठता है, वो है प्राइवेट कंपनियों में भी आगे हैं लोग, बिना रिजर्वेशन के आगे हैं, तो उसको क्या करोगे आप? फांसी दोगे क्या? नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है। और आप गौरवान्वित होइएगा,
हम गौरवान्वित हैं, ठीक है, कि मैं अटल जी के विचार के साथ में काम कर रहा हूं, अटल जी के विचार के लिए काम कर रहा हूं, इसमें मेरा गौरव है। छोटा सा सुरेंद्र राजपूत जी, एक अहम सवाल आपने उठाया, हम बाकी मेहमानों से उस पर राय लेंगे कि किस तरह का परिवर्तन हो, लेकिन एक मूल सवाल जो हमने पूछा था आपसे कि प्रधानमंत्री रहते खुद को भारत रत्न मिले, इस तरह का डिसीजन हो, ये कितना गलत आप मानते हैं? मैंने कहा ना विकास जी कि अब तक जितनी भी जो अलिखित कुछ चीजें थी, कुछ मॉरल वैल्यूज के साथ बातें आती थी, अब अगर वो मॉरल वैल्यूज के साथ वो बातें नहीं, पद पर प्रतिमान लोग उस तरीके की बात अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए लिखित कानून होना चाहिए और एक पारदर्शी कानून। नजर में गलत है ना, आपकी नजर में तो गलत हुआ। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि गलत और सही के परिप्रेक्ष्य में इतिहास में क्या हुआ, तो इतिहास में तो आदि मानव हो जाएंगे और हम लोग इतिहास में सब लोग हमारे पुरखे बंदर हो जाएंगे। मसला वो नहीं, जो हुआ वो की बात नहीं है। आज की डेट में एक पारदर्शी अगर व्यवस्था बने, अगर पारदर्शी व्यवस्था बनेगी तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में विवाद खत्म होंगे और विवादों की जगह न हो, इसके लिए सर्वोच्च जगह संसद है, वहां पर पारदर्शी संसद कानून बनाए। आपकी बात आई सुरेंद्र जी। उत्कर्ष सिन्हा, मेरा सवाल बड़ा शार्प और फोकस सवाल, दुनिया भर में एक थंब रूल है, अक्रॉस द ग्लोब एक थंब रूल है कि जिस जूरी में आप हो उसमें आप खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते। बिल्कुल है ना, इसमें कोई भेद नहीं। यूथोपिया से लेके और यूरोप तक एक ही नियम है, आज से नहीं, हजारों साल से यही नियम है, ठीक है। तो कैबिनेट तय करती है, अंतिम चिट्ठी जो राष्ट्रपति भवन जाती है वो कैबिनेट से होके जाती है, कैबिनेट तय करती है, नाम भेजे कोई किसी का। भारत में ये बात हम लोगों को ध्यान दो दफे क्यों नहीं आई? क्या इससे मान कम नहीं हुआ फिर भारत का और भारत के सबसे बड़े सम्मान का? मैंने सर आपकी इस बात को उसी वक्त समर्थन किया था। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी वो विराट व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने ऊपर प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ऊपर दबाव उनके साथी ही दे रहे थे, उन्होंने उस पर नाराजगी जताई। यह स्थिति बहुत आदर्श स्थिति है, लेकिन खतरा भी इसके साथ है। दो बार ये आप बता रहे हैं कि हुआ है। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसके ऊपर कतई कोई विवाद नहीं होना चाहिए और खुद अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे कि नियत तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। मैं खाली ये कह रहा हूं कि इस तरह के विवादों को, क्योंकि देखिए पहले के मीडिया, अब के मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम तरह की चीजें हैं। कोई आदमी कुछ बोल के निकल जा रहा है, उसकी गंभीरता समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो अलग सवाल है। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर हमें इस गरिमा को बचा के रखना है तो। और ये गरिमा को बचा के रखने का जो सिस्टम बनेगा, निश्चित तौर पे देश की ये बहस जो हम लोग यहां कर रहे हैं, देश के हमारे पार्लियामेंटेरियन सुने और इसके ऊपर प्रस्ताव लाएं, एक गंभीर बहस करें और एक व्यवस्था बनाएं। अन्यथा भारत रत्न तो ऐसा तमाशा हो जाएगा कि हम लोग को शर्म आएगी। उत्कर्ष सिन्हा, ठीक है। केसी जैन, क्या अब वो समय आ गया है कि जब भारत रत्न की गाइडलाइंस तय कर दी जाए लिखित पढ़त में, अब लोगों की नैतिकता पर नहीं छोड़ा जाए? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जो बात आपने उठाई कि सेल्फ को नॉमिनेट करने का क्या मतलब है। जिस ज्यूरी में आप खुद बैठे हैं और सेल्फ आप डिसीजन ले रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं या सब कुछ जो मैंने किया अच्छा ही किया है, तो सेल्फ अगर कोई एग्जामिनेशन की कॉपी स्वयं को चेक करने के दे दी जाए वो तो 100 में 100 मार्क चाहेगा। तो इसलिए ऐसा नियम कानून जरूर बनना चाहिए कि उच्च पदों पे, गरिमामयी पदों पे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग कम से कम स्वयं को नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कानून नियम ऐसा बनना चाहिए चंद्रमोहन जी कि भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान की गरिमा को ठेस न पहुंचे, इस तरीके की विवाद भविष्य में ना आवे। चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है। हालांकि ये कोई संविधान संशोधन नहीं जिसलिए इसमें कोई बहुत बहुमत की जरूरत नहीं पड़े, ये तो सामान्य बहुमत की भी जरूरत नहीं है, सरकारी इच्छा रख के तो हो जाएगी, है ना। गाइडलाइंस ही तय करनी है, इसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं करना। क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप इस बात का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से कि फिर कभी भारत को शर्मसार नहीं होना पड़े, फिर कोई भविष्य में ऐसा प्रधानमंत्री आए जो कहे कि नहीं भाई मैं तो खुद ही लूंगा, तो उसको उस वक्त कोई नहीं रोक पाएगा? उसको रोकने के लिए क्या कोई विधिक व्यवस्था करना चाहेगी सरकार? बिल्कुल अमिताभ जी, और जैसे इस बात का समर्थन उत्कर्ष जी ने भी किया है और हमारे सुरेंद्र जी ने भी किया,
सुरेंद्र राजपूत जी ने भी किया है, केसी जैन जी ने भी किया है। तो अगर देश का ये मत है तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी को कोई इसमें गुरेज नहीं है। सब लोग अपनी अपनी ओर से पहल करेंगे और जब देश की पहल होती है तो देश एक साथ खड़ा होता है और निर्णय होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नुकसान उन्हीं का होगा जिन्होंने 600 से ज्यादा चीजें अपने नाम पे कर रखी हैं, कॉलेजों से लेके और सड़कों से लेके और मोहल्लों से लेके पार्क तक, तो नुकसान तो उनका होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो प्रतीक बने, जो प्रेरणापुंज बने, वो सच में प्रेरणा देने वाले बने और उनसे आगे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले और खुद में, अब क्योंकि जो अब आज जैसे मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया, अटल जी को दिया गया, तो पूरे देश भर के नौजवान, देश भर के छात्र पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अटल जी के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है, मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है। अध्ययन हो रहा है, लोग लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, चार चीजें जुटा रहे हैं। ठीक है, उत्कर्ष सिन्हा, एक अलग धारा भी है इस देश में, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक बार गांधी जी के नाम पर कुछ होना था, किसी सरकारी योजना या इमारत का नाम, कुछ मसला था, लोकसभा में आया, लोहिया जी खड़े हुए। लोहिया जी तो विलक्षण आदमी थे, लीक छाण तीनों चले, शायर सिंह सपूत, तो वो लीक पर तो चलते नहीं, तो लीक छाण चलते थे। लोहिया जी ने जो भाषण दिया वो अद्भुत भाषण है, वो भी सोचने का एक बिंदु हो सकता है। खड़े हुए लोहिया जी तो विलक्षण आदमी थे, लीक छाण तीनों चले, शायर सिंह सपूत, तो वो लीक पर तो चलते नहीं, तो लीक छाण चलते थे। लोहिया जी ने जो भाषण दिया वो अद्भुत भाषण है, वो भी सोचने का एक बिंदु हो सकता है। लोहिया जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, क्योंकि गांधी जी को मैं गुरु मानता हूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राम मनोहर लोहिया ने, कि मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि 100-200 साल तक आदमी के दिवंगत हो जाने के बाद उसके नाम पर कुछ मत करिए। अगर उसके बाद भी वो आदमी लोकमानस में जिंदा रहे तो मान लीजिए आदमी में जान है, तब उसके नाम सब कुछ कर दीजिए। ये भी एक धारा है। होता क्या है, आज कुर्सी पर है, आज ही माथे पर रोली तिलक लगा लो खुद ही। अगर कुर्सी पर रह के आप अच्छा करके जाओगे तो उसके बाद की सरकारें भी तो आपको याद करेंगी ना। ये भय क्यों है इतना, उत्कर्ष जी? जी, ये बिल्कुल, ये भय जो है वो बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से एक बात है ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी, स्पष्टता का अभाव हो रहा है। दिन ब दिन आप देखिए, खुद नैतिक मानदंडों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये घबराहट में अपने नाम करने की चीजें चल रही हैं। गांधी के नाम पर इतनी चीजें हैं, लोग स्वाभाविक तौर पे उनका नाम रखते। सरकारी इमारतों की बात छोड़ दीजिए, कोई स्कूल खोलता है, महात्मा गांधी विद्यालय रख देता है, वो व्यक्तित्व थे। लेकिन अब तो समस्या ये है कि रॉबर्ट वाड्रा इंटर कॉलेज खोल दिया जा रहा है सिर्फ चाटुकारिता के लिए। कौन सी पर्सनालिटी है? और ऐसी स्थिति के भीतर मैंने लखनऊ की गली में देखा, एक दिन चौंक गया मैं कि रॉबर्ट वाड्रा पब्लिक इंटर कॉलेज। अब भाई क्या, कौन सा महात्म्य है उसके भीतर? अब लोग डर रहे हैं क्योंकि वो नैतिक मानदंड नहीं है, वो व्यक्तित्व की विराटता नहीं है, उनके भीतर समस्याएं हैं, इसलिए वो अपने जीते जी अपनी वसीयत खुद करके जाना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, ऐसा डर क्यों? उदाहरण भी दिया है उत्कर्ष जी ने। देखिए, इस उदाहरण को अगर आप पार्टी विशेष से लेंगे तो मेरे ख्याल से प्रासंगिक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। लेकिन यह निश्चित तौर पर जब आदमी अपने सिद्धांतों से और अपने सामाजिक शुचिताओं से नीचे गिरता है तो इस तरीके की चाटुकारिताएं हमेशा समाज में उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार से इसने अपना पेदोर दोस्तोयेव्स्की ने बॉडम में कहा है, इडियट में, आप देखिए कि पूरी व्यवस्था, पूरी समानांतर सत्ता, पूरी सत्ता जो है संस्थागत रूप से गलत की तरफ चल रही है, संस्थागत रूप से थोड़ा सा उसका क्षरण हो रहा है। तो यहां पर इस वक्त स्पष्ट नीति किसी एक आदमी के ऊपर नहीं, पूरी संस्थागत रूप से जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का आप रूप ले लीजिए, चाहे आप और जवाहरलाल नेहरू के समय भी ये डर था
आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात फिर से आप जान लीजिए, मैंने आपसे फिर से कहा कि अगर आप 1952 में ले जाएंगे तो आदम युग में ले जाना पड़ेगा। जो लोग इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके मुखालिफ अगर कोई भी बात विकास जी होगी तो वो आपत्तिजनक भी होगी, और उसके बाद तमाम और चीजें ऐसी भी उभरेंगी आकर के जो शायद अप्रिय हों। मैं इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं आपको समाज की बात मैं उस नामों में नहीं जा रहा, इसलिए मैंने नाम भी नहीं लिया। मैं एक कुछ बात जरूर समझना चाहूंगा, इस 45 की लिस्ट पर ही बवाल है, इसी का पोस्टमार्टम आज हो जाना चाहिए जम के। एक कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं, वो जीती मक्खी हैं, बाकी में तो 18-20 का फर्क है, चल जाएगा। एमजीआर को क्यों दिया, कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिया, 18-20 की लड़ाई है, चल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें जीती मक्खी जो नहीं निकल पाएगा ये देश 1000 साल तक। वो 4 उदाहरण देता हूं। 2 तो प्रधानमंत्रियों द्वारा खुद को नामित करना जीती मक्खी है, ये कई हजार साल तक नहीं निगली जाएगी, ये जान लीजिए। और दूसरी 2 बातें और नहीं निगली जाएंगी। अंबेडकर को इस देश में सर्वाधिक शासन करने वाली पार्टी ने भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। ये बात हजारों साल तक हिंदुस्तान में स्वीकार नहीं होगी, कोई तर्क नहीं इसके लिए। अभी कुछ समय पहले शायद उत्कर्ष की निगाह से गुजरा हो, उत्कर्ष काफी लिखते पढ़ते हैं। एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने एक टॉलेस्ट इंडियन लीडर का एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में अंबेडकर ने गांधी को क्रॉस कर दिया। मैं तुलना में नहीं पढ़ता, लेकिन अंबेडकर का कद बताने की कोशिश कर रहा हूं। उतने बड़े आदमी को कब मिला जाके। और दूसरा, जिस आदमी ने राजीव जी के नाना के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, अन्यथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी और स्टेट्स के प्रस्ताव तो वल्लभ भाई के पक्ष में थे, उस आदमी को राजीव जी के साथ आपने लाके दिया। ये 4 उदाहरण ऐसे हैं। 1942 की क्रांति का जो हीरो रहा, 5वां उदाहरण, 42 की क्रांति का जो हीरो रहा, जिसके लिए गांधी ने कहा कि मुझे रश्क होता है जयप्रकाश की पॉपुलैरिटी से, उस आदमी को आपने कब लाके दिया? जेपी को 98 में। ये चीजें जीती मक्खी है, नहीं निकली जाएंगी। उत्कर्ष जी, ये निकल जाएगा इतिहास इन मक्खियों को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही समस्याएं हैं सर, इस पूरे विवाद के पीछे यही समस्या है। अब तो और स्थिति बुरी हो रही है। आप अगर स्मरण करें तो अब बाकायदा इस सम्मान के लिए लॉबिंग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है, और यह बहुत खराब बात है। मैं पहले मिनट से कह रहा हूं कि भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है जिसको विवादों से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। लेकिन जब आप इस लालच में पड़ते हैं कि खुद को नॉमिनेट कर लें और योग्य व्यक्ति को आप अलग ले जाएं, देखिए किसी को नहीं मिला, उसके ऊपर बहुत सारे नाम है, टैगोर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, हजारों नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की राजनीतिक गलतियां जब होती हैं तभी विवाद खड़े होते हैं, और जब ये विवाद खड़े होते हैं तो इस पूरे सम्मान को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, वाकई में जिस तरफ आपने इशारा भी किया है, अब अगला जब भारत रत्न मिले किसी महापुरुष को तो कम से कम इस तरह की नौबत ना आए, या आप भी मानते हैं कि जितना जल्द हो सके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो? नहीं, बिल्कुल नौबत नहीं आएगी, और कतई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब ये चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो लखनऊ में ही कुछ जिंदा लोगों की मूर्तियां हमारे जहन में दिखने लग गई हैं कि कुछ लोगों ने खुद ही अपनी मूर्ति लगवा ली। शायद उनको कोई असुरक्षा, कुछ संकट, कुछ पहचान, कुछ अजीब तरीके का लगा होगा, जब भी उन्होंने अपनी मूर्तियां लखनऊ में स्थापित करा ली हैं। मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं अमिताभ जी कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कोई भी ऐसा काम करेगी जिससे लोगों को सवाल उठाने का मौका मिले। और भारत रत्न जैसी, मैं तो कहूंगा कि जो पूजा के योग्य, बिल्कुल, मतलब जिसको स्तुति करनी चाहिए, जिस सम्मान की, जो उत्कर्ष जी कह रहे थे, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि उस पर सवाल उठाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप भी सहमत है, उत्कर्ष भी सहमत है, सुरेंद्र जी भी सहमत है, और हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम आज का जो दिन है और इससे पहले की जिस तरह की स्थिति बनी वो आगे सामने ना आए। समय की कमी, ताब जी संपादकीय। देखिए, मैं पूरी बहस में एक बात फिर ये दोहराऊं, क्योंकि करोड़ों लोग इस बहस को सुनते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, कि हमारा इरादा जितने भी महापुरुष हैं उनके किसी पर लानत मलानत करने का नहीं है और हो भी नहीं सकता।
हमारी हैसियत भी नहीं उतनी बड़ी। वो उतने बड़े लोग थे, वो सूरज थे, हम लोग जुगनू हैं। लेकिन फिर भी जब समीक्षा करने बैठते हैं तो इतिहास में कितना भी बड़ा नायक हो, समीक्षा से तो उसको गुजरना पड़ता है। राम को भी समीक्षा से गुजरना पड़ता है, शंभू के वध पर सवाल होता है, सीता के परित्याग पर सवाल होता है, कृष्ण को भी समीक्षा से गुजरना पड़ता है, तो फिर बाकी सबको क्यों नहीं गुजरना पड़े? ठीक बात है, गुजरना भी चाहिए, तभी नया रास्ता मिलता है। भारत रत्न में हमने जो गलतियां की, उन गलतियों का परिमार्जन होना चाहिए। अब वो समय आ गया है, अब दबा छुपा के चोरी छुपे काम नहीं चलेगा। ठीक कहा उत्कर्ष ने, अब समय बदल गया। जब एक गांव में एक अखबार नहीं जाता था, तब चाहे जिसको भारत रत्न देते रहो। कौन समझ रहा है भारत रत्न हिंदुस्तान में उस वक्त जब जाकिर हुसैन साहब को मिला होगा? तब कहां अखबार था इतना? राधा कृष्णन जी को मिला होगा, उत्तर प्रदेश में किसी को पता ही नहीं होगा। राजगोपालाचारी को तो नाम ही नहीं सुना होगा कन्नौज में आदमी ने, और खिमसेपुर में, बेवर में, मैनपुरी में, पटरौना में, घोसी में नाम ही नहीं सुना होगा कौन चारी है। दे दिया। लेकिन आज तो ऐसा नहीं हो सकता, आज तो समीक्षा होगी। इसलिए मोदी सरकार पर यह जिम्मेदारी है, कुछ चीजें साफ करिए। दो सवाल इस बहस से उभर कर आए। एक, जो प्रधानमंत्री हो वह अपने हस्ताक्षर से अपना नाम राष्ट्रपति को नहीं भेजे। यह बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, कानूनन प्रतिबंधित होना चाहिए। क्योंकि फिर कोई राज्य प्रमुख बहक गया और बोला नहीं नहीं मेरी तबीयत भुरभुरी हो रही है, मैं तो अपने को दूंगा, तो कौन रोकेगा? कोई नहीं। उसके पास चिट्ठी, उसके पास टाइपराइटर, उसके पास मोहर लगाई और ये गई। प्रेसिडेंट तो बाध्य है देने के लिए। एक तो ये, और दूसरा, भारत की वसुधा इतनी वीर प्रसूता है, इतने महान लोगों को जन्म देने वाली ये धरती है कि वो सूची अंतहीन है। इसका कोई परिमार्जन नहीं हो सकता। हमने बहुत दृष्टिकोणों से सोचने की कोशिश की कि आखिर क्या हो सकता है। तो एक बात समझ आई कि कड़े दिल से ही सही, लेकिन ये निर्णय इस देश को लेना चाहिए कि अब मृत्युपरांत भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म पुरस्कार मत दीजिए। वो अंतहीन सिलसिला है, उस पर हमेशा आपत्तियां आएंगी। जिनको दिया उनका समर्थन भी लोग करेंगे, तो भी 10 के नाम और बताएंगे कि इनको क्यों नहीं दिया। उस स्थिति से बचने के लिए यह काम करिए। और तीसरी बात मैं और उठाता हूं, मुझे लगता है यह पैनल मेरी बात का समर्थन जरूर करेगा, प्रदेश भी करेगा। ऐसे लोगों को भारत रत्न मत दीजिए जो कोको कोला बिचवाए, होंडा मोटरसाइकिल बिकवाए, ल्यूमिनस की बैटरी बिकवाए और जेपी का सीमेंट बिकवाए। माफ करिए, भारत रत्न उनको मत दीजिए। ऐसे लोगों को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। अन्यथा अगर आप भारत रत्न चाहते हैं तो उन कामों को छोड़ेंगे, इसकी अंडरटेकिंग दीजिए, इसकी अंडरटेकिंग दीजिए। कोको कोला बेचने वाला अमेरिका का कोको कोला, अमेरिका का फेंटा, और उसको बेचने वाला भारत का भारत रत्न। अजब मजाक है यार। ये इसी देश में संभव है और कहीं संभव नहीं। आप किसी कंपनी के ब्रांड, हमने हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया आपको। आप कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, कहीं चॉकलेट के, कहीं बिस्कुट के, कहीं मुरमुरे के, कहीं चने के, कहीं गुड़ की पट्टी के। अजब तमाशा है। इस पर भी प्रतिबंध। 3 बातें तय हुई मोटे तौर पर। प्रधानमंत्री खुद का नाम नहीं भेजे, यह प्रतिबंधित हो। ऐसा काम नहीं करे जिसको भारत रत्न मिले, जिससे भारत रत्न की गरिमा घटे। उन कामों को लिस्टेड करिए और उस पर मोहर लगवाइए भारत की संसद की। और तीसरी बात, मृत्युपरांत भारत रत्न का सिलसिला बंद करिए। यह अंतहीन विवाद है, यह भारत की गरिमा को खंडित करता है। कहीं ना कहीं राजी कुराजी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम किसी न किसी महापुरुष का अपमान कर जाते हैं, क्योंकि तब हम फीता लेके नापने लगते हैं लोगों का कद। ये उचित नहीं। पुरखों का कद नहीं नापना चाहिए। पुरखे पुरखे हैं। कोई अपने बाबा परबाबा का कद नापता है क्या? मृत्युपरांत का बंद करिए। ल्यूमिनस बैटरी बेचने वाले, कोको कोला बेचने वालों को बंद करिए। और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न नहीं हो, यह सुनिश्चित करिए। ये 3 काम हो जाए तो मुझे लगता है अधिकांश विवादों से भारत मुक्ति पा लेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जैन साहब आपका, उत्कृष्ट नाथ जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी